बैंक चाहिए क्या? अक्टूबर रिवॉल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ लेनिन रूल। इससे लेनिन रूल शुरू हो गया। मार्क द, उन्होंने 2 घंटे सुबह पढ़ लिया। मार्क द बिगिनिंग ऑफ लेनिन रूल। ओके, सो उन्होंने क्या किया, जो लेनिन ने ओवर सोवियत द बोल्शेविक under his guidance, Lenin brought about several changes after revolution. Nationalization of banks and industries, उन्होंने ये काम किया, ठीक है। So he nationalized, बात नहीं करो, the banks and industries जितनी भी थी वो सरकारी बना दी। वैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज सरकारी नहीं है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे हैं, प्राइवेट हैं। लेकिन लेनिन ने क्या किया, तो उनके यहाँ की इंडस्ट्रीज की बंद कर क्या है, तो जो इंडस्ट्रीज थी उनको सरकारी बना दिया, ठीक है। ओके सर, ओके, नाउ 19 January Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. By this attempt to win over different nationalities were only partly successful. जो दूसरे नेशनलिस्ट थे वो इतने और सक्सेसफुल नहीं हुए। देखो कि कई लोगों का शासन होता है, नेशनलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, फासिस्ट होते हैं, लिबरल्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे कई तरीके के होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सफल हुए तो सोशलिस्ट, और उसमें भी लेनिन। तो लेनिन ने पहले पेट्रोग्राड और मॉस्को में कब्जा किया, यही था कि नहीं, पहले दिसंबर तक कल बताना। फिर उसके बाद उन्होंने 1920 तक पूरे रूस पे कब्जा किया। यानी कहाँ कॉपी कहाँ तुम्हारी? सो बाय 1920, ठीक है, by 1920 Bolsheviks controlled most of the Russian Empire। जो रशियन एम्पायर थे, यानी जार और उनसे ले लिया रशियन एम्पायर, या उनके प्रभाव के क्षेत्र थे वे सब इनके कब्जे में आ गए। अब आफ्टर लेनिन स्टालिन केम, और उन्होंने क्या काम किया, देखिए बोलो। आफ्टर लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन। इसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टालिन केम, और उन्होंने, बहुत अच्छा, स्टालिन केम इन पावर, ही स्टार्टेड, वो ज़्यादा सख्त थे, उनके कोई भी काम जो थे वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करे। ही स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स, कलेक्टिवाइजेशन, जैसे खेतों की चकबंदी हो जाती है कि यहाँ मेड़ बना दी जाती है, तो उन्होंने कहा ये सब मेड़े हटा दी जाए, बड़े बड़े खेत हों, तो जहाँ मेड़ है क्या वहाँ कुछ उगाया जा सकता है? नहीं उगाया जा सकता है। खेत बड़े होंगे तो वहाँ भी कुछ उगेगा।
तो उन्होंने कहा सारे खेत को एक कर दो। ये पेड़ का मतलब है बाउंड्री में थोड़ी मिट्टी रख रख के ऐसे बना दिया जाता है जिससे पानी रुक जाए। तो जबकि इंदिरा गांधी ने उल्टा काम किया था। उन्होंने ये कहा था पहले बहुत बड़े बड़े राजा थे, तो जब आज़ादी हुई तो इंदिरा गांधी ने चकबंदी करा दी थी कि बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे खेतों में बांट देना लोगों के परिवार के हिसाब से। जितने परिवार मेंबर्स हैं, तो फिर कोई के 3 है, किसी के 4 हैं, तो उसको बंटवारा कर दिया, बड़े खेत नहीं लेने दिए। जैसे यहाँ पर भी ये सब बहुत, ये राजा का ही खेत था, ये राजा की ज़मीन थी। तो जो हमने ज़मीन अभी खरीदी है वो 1 रुपए के पट्टे पे राजा को दूसरे को देनी पड़ी, फिर उसके बाद किसी ने और को बेची और को बेची, और फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले 1 करोड़ की खरीदी। तो इस तरीके से समझा कि नहीं। लेकिन जिसने पहले ली थी उसने कितने में ली थी? 1 रुपए के पट्टे पर। तो ऐसा समझ में आ गई बात। तो उन्होंने बोला यदि तुम देते हो किसी को तो दो, और नहीं तो मैं सरकार ही तुमसे ले लेगी। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा 1 रुपए में बेच ही दो। तो उस समय कुछ जो ले रहा था अच्छा 1 ही रुपए में ले लो, तो जो 200-300 रुपए आ गए तो समझ में आ गया। अब आपको पता चल चुका होगा कि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम हुआ। आफ्टर दैट क्या हुआ बताइए? All peasants were forced to cultivate in collective farms known as kolkhoj। अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। All peasants were forced to work on collective farms। और collective farms को क्या कहा गया बोलो? Called kolkhoj। ठीक है, या kolkhoj भी कह सकते हो, kolkhoj ऐसा कहा गया। The bulk of land and implements were transferred to ownership of collective farms। जितनी जिसके पास कोई फावड़े थे, हंसिया थे, सब कुछ एक को जो टूल्स थे वो सभी एक जगह रख दिए गए। Okay, the peasants were on the land and the poor। The profit was shared among peasants। The profit was shared among peasants। अगर आपसे कोई कहे कि what were the programs run by Stalin या improvements run by Stalin, तो यही आंसर लिखना होगा। In spite of collectivization, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ और बैड हार्वेस्टिंग आ गई, फेमाइन आ गई, और 1930 जो एक रिसेशन का काल था या फिर क्राइसिस ऑफ सब्सिस्टेंस, जैसा कि कनिष्का चौहान ने पिछली क्लास में बताया था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? मूलभूत खाने की चीज़ों की कमी, यही तो बताया था। तो वो चीज़ आ गई। क्यों? क्योंकि बताओ अगर सामूहिक खेती हो, तुमसे कहा जाए पूरे ये अरविंद नगर की खेती चल काम करो, तुम कितनी देर काम करोगे? तुम्हारा खुद का खेत हो, दिन रात जुटे रहो, और दूसरे के खेत में, सरकारी खेत में कोई काम करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा, तो बढ़ेगी खेती कभी? सो देन ऑल्सो द प्रोडक्शन हैड नॉट इज इंक्रीज। और 1930 में जब पूरी अमेरिका में रिसेशन आया था, डॉलर मंदी पे आ गया था ना, पूरे विश्व में भुखमरी आ गई थी, तो उस समय रूस में भी क्या हुआ? दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी मूलभूत खाने की चीज़ों का अभाव हो गया। सो ड्यू टू, बट जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन हैड नॉट इंक्रीज्ड, नहीं बढ़ा। तो उसके बाद क्या हुआ? एंड इन 1930 to 33 40 लाख लोग मारे गए। इन 1930 to 33 so subsistence crisis came। subsistence crisis came and due to bhukmari, famine, due to famine 3 मिलियन का मतलब 4 मिलियन 4 मिलियन यानी 40 लाख 40 lakh peoples died।
इस तरीके से द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन वॉज फेल्ट ग्लोबली इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म। कई जगह इसकी वजह से कि कम्युनिस्ट वहाँ आए तो कई जगह हुआ, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत कम्युनिज्म आया केरला में और पश्चिम बंगाल में। सो मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट। तो कुछ लोग इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। तो इस तरीके से जो USSR था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यही चीज़ होगी। सो USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट तो था ये, सोशलिस्ट रिपब्लिक। हेलो, हाँ बेटा, हेलो हेलो। हाँ सर, क्लास ज्वाइन करनी है। अच्छा ठीक है, करा दे। कौन बोल रही हो? देविका। अच्छा ठीक है। ज्वाइन तो भी नहीं। नाउ ये तो बात हो गई। अब हम देखें कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया आफ्टर बिफोर 1905? क्योंकि उस समय जार का शासन था, तो 05 में ही गोलीबारी हुई थी और ब्लडी संडे भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे। और 1914 में इसने क्या क्या था, एब्डिकेटेड हो गया था, अपना शासन छोड़ दिया। 1917 में ना, हाँ हाँ सही कहते हो, 1917 में इसने छोड़ा। ठीक है, दिख रहा है पूरा? तो अभी हम ये देखेंगे व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट वर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन in Russia before 1905? In Russia before 1905 सोशल कंडीशन किस तरीके थी? अभी जैसे यूरोप में था वैसे यहाँ पर भी था, क्लर्जी, नोबिलिटी और साथ में थर्ड स्टेट। सो रशियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड। सोशल कंडीशन बिफोर 1905, जहां पर भी राजा का शासन होगा, मोनार्की होगी, वहां यही चीज होगी। सो रशियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स। थर्ड स्टेट नहीं था, वहां पीजेंट्स थे, सभी पीजेंट्स थे। रशियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड
डिवाइडेड इनटू, क्लर्जी सबसे टॉप पे था, पादरी लोग, क्रिश्चियनिटी चलती थी, नोबिलिटी और साथ में नोबिलिटी दरबारी लोग होते हैं, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स, क्लर्जी धार्मिक लोग हैं, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स, सारे लोग 85% तो पीजेंट्स ही थे। अच्छा, पीजेंट्स कंडीशन वाज पैथेटिक, और जो मोस्ट ऑफ द लैंड को कल्टीवेट करते थे, पीजेंट्स कितने थे, तो पीजेंट्स वर 85%, देयर कंडीशन वाज पैथेटिक, कंडीशन वाज, रूस बहुत गरीब था, पैथेटिक, ठीक है। इसके अलावा जो नोबिलिटी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज, एक ऑर्थोडॉक्स होता है और एक कैथोलिक होता है। ऑर्थोडॉक्स भी एक ही तरीके का है, कोई रूढ़िवादी, वो जल्दी चेंज नहीं चाहते हैं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब रेडिक्यूल्स, तो वो ज़्यादा चेंज नहीं चाहते, फिर भी आप पीजेंट हैड टू पे हैवी टैक्सेस, ठीक है, पीजेंट्स had to pay heavy taxes, and there was deep discontent, unhappiness कह सकते हो, या उनमें बहुत ज़्यादा वो था सरकार के प्रति एजिटेशन, तो they were not happy, peasants were not satisfied, ठीक है, डिसकंटेंट का मतलब है, चाहे तो अनहैप्पीनेस लिख देना अगर नहीं आता है तो, डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट रूलर्स लिखो, गवर्नमेंट क्या है, वो तो रूलर ये था, ठीक है। एट सम प्लेसेस दे हैव मर्डर्ड, उन्होंने जो सामंत थे उनको मार दिया था और उनकी जमीन भी लूट ली थी, उनमें एक नेचुरल भावना थी कि क्या करें, सो फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड, फ्रीक्वेंटली उनके क्लैशेस हो जाते थे, दे रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस एंड किल्ड लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स का मतलब है भूस्वामी, जो जमीन के मालिक है, लैंडलॉर्ड, ठीक है। मनी लेंडर्स अलग होता है जो पैसा कर्ज पे दे, और लैंडलॉर्ड अलग होता है जो जमीन का मालिक हो। इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इकोनॉमिक कंडीशन, About 80% of Russian Empire population earned their living from agriculture. 80 लिखा, 80 कर लो। और about 80% population, ठीक है, वो अपनी लिवलीहुड किस पे चलाती थी, so was depend on agriculture, लेकिन एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी भी रहती है। देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज इन मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग, बहुत थोड़ा सा रशिया में कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था क्योंकि राजा का शासन था। देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज इन मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप रिसेंटली, 1890 में ही सेटअप हुई थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। रशियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। तो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इन
मैन्युफैक्ट्रीज कब सेटअप हुई थी? 89 फैक्ट्रीज वर सेटअप in 1890. Now railway network started extending. At same time, यानी ये कह सकते हो कि in 1900 रेलवे नेटवर्क started extending. ये स्थिति थी. फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर इक्वल इन नंबर. तो क्राफ्ट्समैन कुशल लोग होते हैं और फैक्ट्री वर्कर्स भी होते हैं, वो ऐसे ही वर्कर होते हैं, और क्राफ्ट्समैन की ज़्यादा इज्जत होती है. ठीक है. यह जो मेटल में काम करते हैं फैक्ट्री में, रिफाइनरी में, उनकी भी बहुत इज्जत होती थी. नाउ गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्री टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो कुड नॉट प्रिवेंट रूल फ्रॉम बीइंग ब्रोकन. वो रूल तोड़ देते थे जिससे वर्कर की कंडीशन मिजरेबल थी. तो हम ये कह सकते हैं, देखो, वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन. क्राफ्ट्समैन की जगह लिख देना कुशल कारीगर. क्राफ्ट्समैन वर इक्वल इन नंबर. अपने मन से. तो दे वर लो पेड. वो कैसे थे? लो पेड, हैव जो पुअर कंडीशन ऑफ लिविंग एंड लार्ज वर्किंग आवर्स. बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स. ये तो था ही ना. दे वर पुअरली पेड और कंडीशन कैसी थी? बैड वर्किंग कंडीशन. वर्किंग की भी और लिविंग की भी. कंडीशन एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स. और उनका जो इंस्पेक्टर था वो भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं करता था. देयर वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग थे, वेजेस भी थोड़ी थी, कंडीशन वर हजार्डियस, उससे मौत भी हो जाती थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन टिल 1905. बेरोजगारी भी एक मुद्दा थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन टिल 1905. इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जो लगभग आपको पता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो. और ऊपर में बहुत सारी चीज़ें फ्रांस की ही आती हैं कि 3 सोसाइटी थी. बस थर्ड स्टेट की जगह पीजेंट्स लिख देना, क्योंकि ट्रेड का तो कोई काम होता नहीं था रशिया में, सब खेती ही होती थी. तो बिजनेसमैन या बिग बिजनेसमैन या स्मॉल बिजनेसमैन करके कुछ नहीं था. क्राफ्ट्समैन में आज भी रशिया कुछ नहीं है, कोई ऐसी क्राफ्ट की चीज़ बनाता ही नहीं है, मूर्तिकारी, शिल्पकारी, ये सब यूरोप में कुछ भी. पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थी? राजा लोग कैसे थे? ज्यादा भ्रष्ट थे. कंडीशन. नाउ रशिया एट द टाइम ज़ार निकोलस II वाज रूलर. एट दैट टाइम रशिया वाज अंडर ऑटोक्रेट. अपने मन से शासन चलाता था. रूलर ज़ार निकोलस II, जो कि मानता था कि भगवान ने उसको भेजा है. He believes in divine rights of king. He believes in divine right of king. उसे दैवीय अधिकार प्राप्त है, राजा. डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, जिसने वो कुछ भी कर सकता है. Now, people were not satisfied with him.
people were not satisfied with him, and Russian Empire included फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बहुत सारी दूसरी भी टेरिटरी थी। सो उसमें अभी रशिया का विखंडन हो गया है, अब ये सब अलग अलग। हाँ, रशिया इंक्लूडेड, ठीक है, बहुत सारी चीजें। फिनलैंड भी अलग देश है जो एक खुशहाल देश है। फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, और ये जो अजरबैजान और अर्मीनिया में युद्ध हो रहा है, ये सभी उसी के अंदर में थे। एस्टोनिया, पोलैंड, एस्टोनिया, इनके बारे में हिस्ट्री सब आप लोग 10th में पढ़ेंगे। एस्टोनिया, पोलैंड, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस, इनके नाम आज आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं। आर्मीनिया में 4 साल से लड़ाई चल रही है। आर्मीनिया, अजरबैजान, एंड बेलारूस, इतने सारे देश उनके अंदर में थे। द ऑर्थोडॉक्स, रिलीजियन जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वाज कॉमन। फिर भी कुछ मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कॉमन थी, was common. Other religions क्या थे? बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम थे, बिल्कुल सही है, मुस्लिम, कैथोलिक, और जो प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हम पोप को नहीं मानेंगे, प्रोटेस्टेंट। ये सभी लोग। नाउ कुछ चीजें और भी ध्यान देनी होगी आपको, 4 नोट में से आ सकता है। राइट नोट ऑन, उसका ही क्वेश्चन है। राइट नोट ऑन पुलक्स। पुलक्स क्या थे मैम? Kulaks, the wealthy peasants of Russia. Kulaks were wealthy peasants of Russia. ये अमीर किसान थे। 27-28 तक the town in Soviet Russia was facing acute problem. Stalin believed that these kulaks were holding stocks. उसे लगता था स्टालिन को कि इनके पास बहुत अनाज का भंडार है। सो इसलिए उसने कुलक से घर में रेड डाली, ठीक है, छापे पड़े, और देयर लैंड वाज टेकन, और उनकी सारी जमीन ले ली गई। सो इन 1927 to 28 रशिया वाज फेसिंग, रशिया में क्या था कि Russia was facing acute shortage of grain, और उस समय स्टालिन था। सो स्टालिन रेडेड ऑन पुलक्स अंडर होपिंग दैट, अब क्या सोचता था, होपिंग दैट they have large amount of grain, large amount of grains. Their lands were seized, उनकी जमीन भी ले ली गई।
इतना लिख देना। ड्यूमा, ड्यूमा रशिया की संसद थी। सो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ड्यूमा वाज इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। यानी इससे कंसल्ट लेना चाहिए था, लेकिन कंसल्ट तो ली नहीं गई थी। सो जार निकोलस क्या करता था? जार निकोलस नेवर कंसल्टेड, नेवर कंसल्टेड ड्यूमा even while joining World War One, while joining World War One। और बोलो दिव्या, कब इसने ड्यूमा को सस्पेंड किया था? 17 में। हाँ? जो पहली ड्यूमा इसने कब सस्पेंड की? इसमें जो फर्स्ट ड्यूमा विद 75 डेज, जब भी वो इलेक्ट हुई तब से सर, है ना? सो बल्कि 1917 की बात होनी चाहिए। ही डिसमिस्ड ड्यूमा विद इन 75 डेज आफ्टर इट इज इलेक्टेड, आफ्टर इट इज इलेक्टेड एंड होल्ड द इलेक्शन आफ्टर 3 months। 3 महीने तक बिना ड्यूमा के उसने काम किया। तो पहले तो उसे सस्पेंड कर दिया, तुरंत नई ड्यूमा बननी चाहिए। और नो ड्यूमा, री इलेक्टेड अदर ड्यूमा आफ्टर 3 months। He did not want any questioning on divine power of king and re-elected other Duma after 3 months। He did not want any questioning on divine power of, so called divine power भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई डिवाइन करके तो पावर होती नहीं है। डिवाइन पावर ऑफ किंग, तथा कथित। सो कॉल्ड का क्या मतलब होता है? तथा कथित। और फाइनली 25th September 1917, on 25th September 1917 ड्यूमा वाज सस्पेंडेड। फरवरी को, फरवरी में ही तो उसका कार्यकाल समाप्त हुआ था, 3 मार्च को वो हट गया था ना। तो 25 फरवरी को जाने से पहले उसने ड्यूमा को भी समाप्त कर दिया। ही सस्पेंडेड ड्यूमा अगेन बिफोर एब्डिकेशन, अपने जाने से पहले। वुमेन वर्कर्स 1900 से 1930 तक वहाँ स्त्रियों की क्या दशा थी? सो वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 to 1930, वुमेन वर्कर्स को वो 31% फैक्ट्रियों में काम करती थी, लेकिन उनको आदमियों से कम तनख्वाह मिलती थी। सो 31% वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वर वुमेन, बट they were paid less than men workers okay, they
Women's led strike. Marfa Vasilia was one such woman who worked as a milling machine operator. She almost single-handedly called a successful strike against the rising prices. Women's ठीक है, called strike at many times. तो एक इसमें नाम लिख देना कि मार्फा वैसिलेवा, मार्फा वैसिलेवा, जो कि एक मिल वर्कर थी, मिलिंग मशीन ऑपरेटर, मिलिंग मशीन ऑपरेटर, सिंगल हैंडेडली लेड स्ट्राइक्स. अकेले दम पर उसने हड़ताल की. Their struggle continued till Russia became socialist. अंत तक उनकी लड़ाई जारी रही. Their struggle continued till Russia became socialist. Women called strike. उन्होंने स्ट्राइक बुलाई. लिबरल्स कौन थे? Liberals were those people who wanted to change society. In Russia, liberals were those people, याद ना करो, people who wanted to change society or tolerated all regions. इसका क्या मतलब है? They wanted a nation, ठीक है, which can accommodate all kind of religion. डेमोक्रेटिक्स जो होते हैं ना, डेमोक्रेट नेशनलिस्ट होते हैं, और जो ये लिबरल्स होते हैं ये इनका कोई राष्ट्र नहीं होता. लिबरल्स तो बहुत ऐसे होते हैं कि चाइना उन्हें पैसा दे दे तो यहाँ के भेद उसको दे दो. ये अच्छे नहीं है, लिबरल्स सक्सेसफुल नहीं हुए. उन्हें अपनी आज़ादी से, वो कहते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी. जो कन्हैया कुमार टाइप नहीं है, वो जेएनयू में जाके हमें भारत से आज़ादी दो, भारत के टुकड़े करो, हमको तुम आज़ाद करो, ये सब होता है लिबरल्स. किसी भी उन्हें बस कभी अच्छा ही नहीं लगेगा, उन्हें क्या आज़ादी चाहिए उन्हें कोई नहीं मांगेगा. समझ में आया? तो आज़ादी का कोई अंत तो है नहीं. तुमको देश कितना आज़ादी दे सकता है? तुम्हारे वो ड्यूटीज़ नहीं चाहते और सारे फैसिलिटीज़ और राइट्स चाहते हैं. ऐसे देश चलता है क्या? कर्तव्य ना हो, अधिकार तुम्हारे हो. सो दे wanted a nation, which tolerate all religion, जिसमें सभी रिलीजन हो, which tolerate all religion. So it was first time European states usually discriminated in favor of one religion to other. उस समय यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, किसी रिलीजन में को, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा वो दिया जा रहा था,
weightage. Liberals were also not in favor of uncontrolled power of dynastic rulers. They opposed uncontrolled power of dynastic rulers. यानी वंशवाद, जो राजवंश होता है ना, हाँ, so they opposed, उन्हें अपोज किया, तो डायनेस्टिक रूलर्स, they opposed uncontrolled power of, थोड़ा बहुत उन्हें शक्ति दो, power of dynastic rulers. They do not believe in universal adult. ऐसा भी है ना? They did not favor universal adult franchise. They did not favor universal adult franchise. मतलब सबको वोटिंग अधिकार नहीं मिलना चाहिए. They did not want the voting for women. और सिर्फ आदमी वोट कर सकते हाँ. हैं जिनके पास जमीन Did not want voting. जबकि कंजर्वेटिव चाहते थे कि वोटिंग फॉर वुमेन. बहुत वुमेन ने अपने अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया. फ्रांस से ये संघर्ष शुरू हुआ. और इसके अलावा दे वांट elected parliamentary government and well trained and independent judiciary. They wanted elected parliamentary government and well trained and independent judiciary. इसमें जो भी चीज आएगी कम से कम 2-2 नंबर की एक हेडिंग आएगी, आती है. ओके, नाउ स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जैसे हमने बताया आपको शुरू में कि वो कुलक्स थे, उनकी जमीन ले ली गई थी और इसके बाद द लैंड वाज क्या है, कलेक्टिवली वो कल्टीवेटेड. मिलके फार्मिंग हाँ, कुलक्स का मतलब बहुत पूंजीपति जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी. कुलक्स के बारे में लिखा है कि नहीं अभी आपको? ये देखो ना, तो कुलक्स की जमीन ले ली थी, कलेक्टिवाइजेशन और सब इम्प्लीमेंट्स एक जगह रख दिए गए थे. हाउएवर ये भी लिखना थी, इट कुड नॉट सक्सीड एंड 4 मिलियन लोग जो है मारे गए. ये सब लिखना पड़ेगा. जो शुरू में मैंने पहले क्वेश्चन नहीं दिखाया, आखिरी वाली हेडिंग वही लिख देना. तो ये बुक का स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम व्हिच हैज ऑलरेडी कवर्ड. 4 लाख लोग क्यों मारे गए? हैं? 40 लाख लोग क्यों मारे गए? फैमाइन आ गई, लोग काम ही नहीं कर रहे थे खेतों में. सबको मिला दिया जाए, बोले सब लोग मेहनत करो और जो नंबर आएंगे सबको मिला के एवरेज दिए जाएंगे. तो क्या अमन मेहनत करेगा? एवरेज मिलने तो क्यों करेगा, अलग से मिलने तो करे. सो स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इसमें लिख देना कुलक्स की जमीन ले ली गई, कैसे उसने कलेक्टिवाइज कर दिया. ये भी चैप्टर की यही तक है, आगे बढ़ो. सिविल वॉर, हाँ? कौन सी? सिविल वॉर, सिविल वॉर भी है इसमें. लिबरल्स एंड रेडिकल्स. सिविल वॉर यहाँ तो नहीं हुआ इसमें कहीं. 1918 to 1920. क्वेश्चन है बुक में या कैसा कुछ है? रशियन एम्पायर डिवाइडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सोशलिस्ट 1918 में. So 1918 to 1920. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ का बता रहे हो? ब्लडी संडे,
दिखाओ बुक में कहाँ लिखा है भाई, सिविल वार वर्ड लिखा है? सर यहाँ पर लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, उसको कवर करा रहे। चलो सिविल वार के बारे में बताओ। सिविल वार को कोई क्वेश्चन नहीं किया है, यस सर। ठीक है, फिर भी समझ लो, ऐसे ही बता देते हैं कि सर सिविक्स पढ़ेंगे नाजिज्म। देखो सिविल वार क्या है। When Bolshevik ordered land redistribution, तो रशियन आर्मी began to break up। रशियन आर्मी सब छोड़ छोड़ के आने लगी कि हमको भी जमीन मिलेगी। Soldiers mostly peasants wished to go home. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Non-Bolshevik में मेंशेविकी तो होंगे या और लिबरल्स थे, तो वो सब उन लोगों ने ये अच्छा नहीं माना कि ये जो कर रहे थे। द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक्स। तो 1918 और 19 में तो ग्रीन्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनिस्ट थे एंड वाइट्स प्रोजारिस्ट, कई अलग अलग लोग हैं। देखो तो एक बोल्शेविक्स हैं और एक ग्रीन्स हैं। देखो जो रेड्स हैं वो क्या है बोलो? बोल अभी भी वो लाल टोपी पहनते हैं रशियन आर्मी में, नहीं फर वाली बोल्शेविक्स। और ग्रीन्स कौन थे? दैट इज नॉन बोल्शेविक्स, दैट इज जो ग्रीन्स थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनिस्ट। और वाइट कौन थे? जो जार के लोग थे, वाइट प्रो जारिस्ट। ये एक साथ हो गए और ये एक साथ, और इनके बीच में किसकी स्थिति बनी? टकराव की स्थिति बनी। ऐसा कब कब हुआ? 1918 से 1920 तक हुआ। ठीक है, 1920 तक ये काम हुआ। तो ऐसा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत हुआ। अच्छा, इनको फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स मदद कर रहे थे। सो हेल्प्ड बाय, क्योंकि वो लोग चाहते थे रशिया टूट जाए, इतना बड़ा कंट्री उनके लिए खतरा होगा। तो फ्रांस, अमेरिका, जापान, जबकि जापान के अगेंस्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है नाउ, और ब्रिटिश भी मदद कर रहे थे कि बोल्शेविक की शक्तियां कम करो। तो फॉर लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन। भुखमरी, ये सब लूटिंग कॉमन हो गई। वाइट टू हार्श स्टेप विद पीजेंट हु हैज सीज्ड लैंड। जो वाइट लोग थे, जिन पीजेंट से जमीन कब्जा कर ली थी बोल्शेविक ने, जिनको दी थी, तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाया वाइट्स ने। और 1920 तक बोल्शेविक कंट्रोल्ड, लेकिन 1920 तक बोल्शेविक ने सारे हाथ अलग रखे। तो बोल्शेविक ने अपने सारे जो कब्जे में कर लिए और इसका दमन कर दिया, इस सिविल वार का दमन कर दिया। नाउ इसके अलावा दे सक्सीडेड ड्यू टू कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जहादीज। इनकी तरफ मुस्लिम जहादीज थे। आज भी आप देखो कोदोरोव और इस तरीके से कामारोव, बहुत सारे मुस्लिम जहादीज, चेचन्या लड़ाके, इतने खतरनाक मुस्लिम हैं, वो रशियंस के साथ हैं, प्यूतिन के साथ। वो कहीं पर भी उन्हें इतनी वफादार हैं कि जान दे के भी पुतिन को बचाते हैं। तो अभी भी बोल्शेविक का ही शासन है। तो इनकी मदद किसने की? मुस्लिम जिहादीज ने। क्यों की? क्योंकि ये सब क्रिश्चियन कंट्रीज थे। तो मुस्लिम जिहादीज हमेशा क्या सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी उनके खिलाफ है, तो इसलिए मुस्लिम जिहादीज वो जान भी दे सकते हैं। जिहादीज इनके साथ हेल्प। ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ बोल्शेविक ने कई जगह कब्जा कर लिया। इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड। बोल्शेविक ने नेशनलिस्ट का खूब मर्डर किया ऑन द नेम ऑफ सोशलिज्म। जो राष्ट्रवादी थे उनको मारा। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट हु द बोल्शेविक, व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। यानी वो हत्यारे होने लगे, तो उन्होंने कहा बोल्शेविक तो ऐसे नहीं थे।
तो पार्टली टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो अब नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, वर गिवन द पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन होने पर भी जो नॉन रशियन थे, वहाँ रशिया के लोग नहीं रहते थे, उनको यूनियन तो थे लेकिन उनको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए कि ठीक है, अच्छा ये गृह युद्ध की वजह से पहले तो कब्जे में कर लिया था बोल्शेविक ने, लेकिन जब गृह युद्ध शुरू हुआ बोले अच्छा साथ तो रहो, तो उनको बहुत सारे अधिकार देंगे, तो ऑटोनॉमस बना दिया। ऑटोनॉमस का मतलब ये भी अधिकार ले लो, ये भी, लेकिन साथ रहेंगे, इज्जत बची रहे देश की। अब बाद में जानते हो 90 साल का सिविल वार चला, अमेरिका ने ऐसा सिविल वार छेड़ा कि रशिया में से 39 कंट्री निकाल लिया। अब रशिया छोटा हो गया है, लेकिन रशिया बदला लेना चाहता है कि अमेरिका ने हमारे 39 कंट्री तोड़ दिए, उसमें यूक्रेन गिरा। ओके, नाउ इसके अलावा तो और कुछ ऐसा नहीं है। फैक्ट्रीज केम टू बी सीन, सिंबल ऑफ सोशलिज्म। आगे अगले पेज में देखो फैक्ट्रीज बन गई। सोवियत रशिया के स्कूल में बच्चे दिखाए गए हैं। ए चाइल्ड इन मैग्निटोगोरोस्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, कितने बड़े बड़े डाइनिंग हॉल थे जहाँ देखो फैक्ट्री में लोग खाना खाते। आगे देखिए स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में क्या दिखाया, पोस्टर। इट स्टेट वी शैल स्ट्राइक एट द कुलर वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टिवाइजेशन। बीच में एक सेठ बैठा दिखाया गया है कि वो सारी जमीन कब्जा की है, हमें इसके खिलाफ हमला करना होगा। पीजेंट्स वुमेन बीइंग गैदर्ड टू वर्क इन लार्ज कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट वुमेन जो थी वो खेतों में भी काम करती थी, तो वो कोऑपरेटिव थी और साथ ही साथ वो को वर्कर्स कहलाती थी। आगे पढ़ो, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो रशियन का जो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बन गया था, ठीक है, और उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है बताने को, जितना मैंने बता दिया वही आएगा। चलो, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। बारिश सर हमारे क्लास के अलावा किसी की क्लास आज की है, अभी मॉर्निंग में हुई थी 10 की, फिर होगी 2 घंटे 4 घंटे। हाँ, हम 3 घंटे पढ़ते नहीं, इतना नहीं होगी बस, इतने लकी नहीं हुआ, जरा देर होती फिर चली जाए। कल 10 बजे 15 मिनट पहले होती थी। हाँ, नाजीवाद का उदय क्यों हुआ? नाजिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, तो हम ये देखेंगे नाजिज्म क्या चीज होती है, नाजीज कौन थे और नाजीवाद के उदय से क्या हुआ और इसका अंत कैसे हुआ। So, Nazism and rise of Hitler. ये इतिहास का एक बहुत दर्दनाक पन्ना है। देखिए, आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, तो नाजिज्म, केसर विलियम टू फ्लेड टू हॉलैंड। ये कहानी जर्मनी की है। सो अब ये देखो,
बात नहीं करो, आता भी है तो भी। वैसे आपको मालूम होगा जर्मनी का पुराना नाम क्या है, क्योंकि इतना जब आप बता रही हैं अपने रोल वाले को, देन यू माइट बी नोइंग इट। कुछ बोलो, ऐसे नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये देखो, सो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये यूराल है, ये यूराल पर्वत है जो चांद से भी दिखता है। ये यहाँ पे कौन है, फ्रांस। और ये कौन सा है, इसका पुराना नाम क्या था। बहुत अच्छा है, आप तो सब जानते हो प्रूशिया, कैसे मालूम था। हर चीज बहुत बड़ी नॉलेज है, मैं कि नहीं, कोई बहुत कम बच्चे बता पाते हैं, इसको मालूम है प्रूशिया। अब देखो, अब प्रूशिया का जो न्यू नेम है वो क्या है, न्यू नेम रशिया। जो रशिया का किंग था उसका क्या नाम था, कैसर। कैसर का मतलब किंग, कैसर विलियम टू। यहीं से कहानी शुरू हो रही है। तो इसका नया नाम क्या है बोलो। हाँ इधर देखो, इसका नया नाम क्या है, बोले से रशिया सर। और जर्मनी लिखा, न्यू नेम जर्मनी है, इसका नाम क्या है रशिया। तो ये न्यू नेम क्या है इसका, वो भी बोल रही रशिया। प्रूशिया का नया नाम क्या है, केसर विलियम टू ने, जानते हो क्या किया यहाँ पे, केसर विलियम टू ने यहाँ 39 कन्फेडरेशन थी, उन सब को मिला के एक बड़ा देश बनाया और उसका नाम क्या रख दिया, जर्मनी। बहुत विस्तार कर दिया, सबको एक साथ मिला लिया और सबका एक ही साथ ट्रेड किया और सबको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण कर दिया। अब इसके बाद क्या, सो द इंपीरियल जर्मनी की हार हुई एट द एंड ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ 1918 में। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि 1918 में जर्मनी, इटली और कौन कौन से देश थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे, हाँ? वो तो सर्बिया, सर्बिया, हाँ सर्बिया था, और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। देखो, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोलो कौन हारा, जर्मनी was defeated and अब किसने 39 कन्फेडरेशन को मिलाकर 39 कन्फेडरेशन, जिसको कि ज़ोल्वरीन कहा जाता है, इन देशों के संगठन को क्या कहा जाता था, ज़ोल्वरीन। तो इन 39 कन्फेडरेशन को मिला लिया। तुम बात ही कर रही हो, कभी इससे कर रही हो, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। कहीं भी लिखा हो, यहाँ जैसे थोड़ा आगे बैठ जाओ, वहां से कहाँ देख पाओगी, यहाँ बैठोगी तो दिख जाएगा। तो जरा से उससे बगैर पूछे, अच्छा तुम ही बता दो जर्मनी, अच्छा तुम जानते हो जर्मनी भैया ये कहाँ पड़ता है, सब जगह बोलो घूम घूम। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज डिफीटेड एंड, फिर क्या हुआ, जर्मनी डिफीट हुआ इन 1918 में डिफीट हुआ एंड कैसर विलियम, कैसर विलियम टू फ्लेड, भाग गया। जब जर्मनी हार गया तो सोचा मुझे मौत के घाट उतारा जाएगा, फ्लेड टू हॉलैंड। हैं? हॉलैंड, हॉलैंड, थाईलैंड, पोलैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, हॉलैंड इन वर्ल्ड मैप। सो ये देखो, यहीं पर हॉलैंड है, ये सबसे ऊपर इस जगह हॉलैंड चला गया, ठीक है। हॉलैंड इज नीदरलैंड, नाउ हॉलैंड नीदरलैंड,
नाउ नेदर। अब जरा देखो, तो ये हॉलैंड चला गया या नीदरलैंड चला गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ, आफ्टर दैट दे मेट, वीमर में जो सब लोग थे, एंड एस्टेब्लिश्ड ए रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक का गठन हुआ। यहाँ ध्यान देना कि नाउ द पावर हैज बीन हैंडेड ओवर टू वीमर रिपब्लिक। वहां भी तो कोई इलेक्टेड बॉडी होगी, जैसे ड्यूमा थी, तो यहाँ भी होगी कि नहीं। तो जिन पावर्स थी, जिनको हम क्या कहते थे, अलाइड शक्तियां, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, वो सब अलाइड पावर्स थी नहीं। सो अलाइड पावर, अलाइड पावर अपने क्या किया, अलाइड पावर मेट एट वीमर, एक स्थान का नाम है उसी जर्मनी में, मेट एट वीमर पर बैठी, वीमर, एंड हैंडेड ओवर पावर टू वीमर रिपब्लिक। इसका नाम वीमर रिपब्लिक रख दिया गया, ठीक है। पावर टू ए न्यूली इस्टेब्लिश्ड, वहां पर चुनाव हुआ, इस्टेब्लिश्ड पार्टी, एंड कॉल्ड इट, और इसे क्या कहा गया, वीमर रिपब्लिक, क्योंकि वीमर में बैठ के समझौता हुआ था, तो वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक ये काम किया। और क्या क्या समझौता हुआ बताइए। व्हाट वर द, वीमर रिपब्लिक को दे दिया, और हाँ, वारसाई की संधि हुई थी, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ वारसाई, वर्सलीज, ठीक है, अंडर देयर वाज अ ट्रीटी। आपने पैलेस ऑफ वर्सलीज देखा है? पैलेस ऑफ वर्सलीज फ्रांस में। इससे पता चलता है कि फ्रांस में ही बैठक हुई थी, और फ्रांस में जब बैठक हुई तो फ्रांस में ही वीमर भी रहा होगा, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया, एक नया रिपब्लिक चुना गया, वीमर। और ये जैसा होता नहीं वारसाई की संधि या वर्सलीज की, तो वर्सलीज में तो महल था जिसमें हम देख रहे थे सोने चांदी का सब वर्ष। तो अंडर ए ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, तो क्या क्या चीजें की गई, दैट इज हैवी, जो भी है वार रिपेरेशंस वर इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। तो जर्मनी में वर्सलीज, चलो वर्सलीज की संधि, देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इन विच, वार रिपेरेशन का मतलब समझते हो? वार रिपेरेशन का मतलब है जैसे हमने तुम्हारी जमीन पर जो हमला किया तो हमारे बम का किराया दो, बम का खर्चा, हमने तुम्हारा नुकसान किया, लेकिन तुमने गड़बड़ी ना की होती तो मेरे बम बच जाते, और तुमने जो हमारे यहाँ बम गिराया उससे जो तबाही हुई वो भी दो, तुमने जो गिराया उसका नुकसान दो, हमारे बमों का खर्चा दो, और हमारे सैनिक जो मरे उनमें हर एक सैनिक के लिए 70 लाख 80 लाख इतना रुपया। सो ट्रीटी इन विच हार्श, तो उसमें हार्श कंडीशन लगाई गई, किस पर, कंडीशंस एंड वॉर रिपेरेशन वर इम्पोज्ड, इस पर इम्पोज किए गए, ऑन जर्मनी, which Germany had to pay up to 90 years, 90 साल तक उसे देना, which Germany had to pay up to 90 years. Most of the territories at boundary were annexed, कुल्हाड़ी से काट काट के ले ली गई। जो इसके यहाँ बाउंड्री पे राज्य थे ना, बोले सब खत्म, अब तुम्हारे नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी वाज annexed and powerful
एम्परर, और दैट इज जो भी रीजन्स थे वो वहां पर क्या कर दिए गए, स्थापित कर दिए गए. सो मोस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, फिर से बोलो. जर्मनी की मिलिट्री छीन मिलिट्री तो छीन ली, 1 लाख से ऊपर सैनिक नहीं रखे, ये भी ले लेंगे. मोस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ जर्मनी. एक्स का मतलब जानते हो, कुल्हाड़ी, उसी से बना है एनेक्स्ड. हाँ, एनेक्स्ड एंड पावरफुल. उसमें अलग अलग स्टेट्स वर जो है हैंडेड ओवर टू पावरफुल स्टेट्स, और वो उनको दे दिया गया कि वो फिर से गड़बड़ी ना करे. हैंडेड ओवर टू पावरफुल स्टेट. Germany was asked not to have military beyond a certain size. हाँ बोलो. जर्मनी was ये ना annexed, कुल्हाड़ी से काट के सब हिस्सा काट के, हैं? हाँ, ANN, annexed. इसके बहुत से रीजन को कुल्हाड़ी से काटने को कहते हैं annexed. और फिर क्या किया गया, एंड जर्मनी वाज आस्क्ड नॉट टू हैव आर्मी मोर देन 1 लाख. बहुत बहुत कम है ये तो. सो इस तरीके से, और उसे वार कंपेंसेशन भी देना पड़ा. ठीक है. इसके अलावा जर्मनी हैड टू पे 6 बिलियन pounds as war compensation. 1 पाउंड में 85 रुपए होते हैं as war और बिलियन, बिलियन का मतलब होता है अरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन. बिलियन होता है 10 to the power 9, इतने रुपये. अब 6 बिलियन, अब फिर 85 से और मल्टीप्लाई करो, इतने रुपए. तो as war compensation, also military power of Germany was terminated. तो इस ये जो है इट वाज ह्यूज ह्यूमिलिएशन फॉर जर्मनी. जैसे ऐसे नहीं होता, ह्यूमिलिएशन का मतलब कि मैं वहाँ पार्टी में गया तो कोई कहे क्या पहन के आ गया, निकल यहाँ से, और वहाँ बोला तो ह्यूमिलिएशन नहीं होता, अपमान. इट वाज ए ह्यूमिलिएशन. इतना सब कर दिया गया. जर्मनी देखा सबकी गलती थी, 3 देशों की गलती थी, पैसा सब जर्मनी से लिया गया. तो बोलो ये अपमान नहीं हुआ. और वीमर रिपब्लिक इसके लिए कुछ नहीं कर पाया. पहली बात तो वो ये सब देते देते ही थक गया, तो लोगों ने वीमर रिपब्लिक को इसका फेल समझा और बोला ये वीमर रिपब्लिक की वजह से हुआ है. वहाँ की सेना कमजोर हो गई, राजा तो चला ही गया था, और ऐसे समय मिलिट्री एक शक्ति के रूप में उभरी. और वहाँ पर हिटलर ने लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, मसीहा हूँ, मैं तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस दिलाऊंगा और जर्मनी का सम्मान वापस दिलाऊंगा. तुम लोग हमारी पार्टी नाजी को वोट दो. लोग उससे बहुत प्रभावित हुए, ये हमारा मसीहा आ गया. और सब धीरे धीरे जहाँ उसकी 2 सीट थी, वहीं 15 साल के अंदर उसकी वहाँ के पार्लियामेंट में 75% सीट्स हो गई. और जैसे ही उसकी सीट्स आई, उसने कहा कि नॉर्डिक आर्यंस, नीली आंखों वाले, ये जो आर्यंस हैं जिनका स्वास्तिक का चिन्ह है वही श्रेष्ठ हैं, और बाकी सबको मरना होगा. फिर उसने मृत्यु का दौर शुरू कर दिया. इसी को नाजिज्म कहते हैं. अब जरा देखो, सो ऑल्सो मिलिट्री पावर, सो जर्मनी पीपल फेल्ट इट एज ए ह्यूमिलिएशन. इसे उन्होंने क्या माना, अपमान माना कि नहीं? People felt it as humiliation. अब देखो, कि
जब ये संधि हुई उसी समय में द ईयर ऑफ डिप्रेशन, महामंदी का दौर आ गया, 29 to 32। ऐसा क्यों हुआ, तुम क्यों समझते हो महामंदी क्यों आई? बताओ, कोई बता सकता है? सुनो, जब ये सही कह रहे हैं, 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो अमेरिका युद्ध में नहीं था, वो तो बाद में कूदा जब उसके जहाज के 332 लोग मारे गए। तो वहां के लोग धड़ाधड़ सैनिकों की पोशाक बनाने लगे, बोले पूरा वर्ल्ड युद्ध में है, चलो इनको सामान बेचो। खूब सारी पोशाकें बना दी, हेलमेट बना दिए और न जाने वार बना दिए। अमेरिका धनी होता चला गया। और जैसे ही 18 में वार खत्म हुआ, तो 18 में वार खत्म होने के बाद उनका सब सामान रखा रह गया। अब संसार में कोई लेगा नहीं लेगा, और साथ ही साथ उनका ध्यान इस ओर था, बोले अनाज तो सब जगह है, हम इसी पे लगाएं। और उनके यहाँ खुद भी अनाज की कमी पड़ गई, क्योंकि सब लोग किसमें लगे हुए थे, ये वार की आवश्यकता पूरी करने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ इतने लोग एक साथ फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए। अब तो वार नहीं था, तो क्या उसकी ज़रूरत थी उन सामान को बनाए जाने की? तो इसलिए, और जो भी इंडस्ट्री चल रही थी सब ठप पड़ गई, और इसलिए अमेरिका में महामंदी का दौर आया। फिर वहाँ से जो देश डॉलर से व्यापार करते थे उन सब जगह भी महामंदी का दौर आ गया। इसलिए 1930 को ईयर ऑफ ग्रांड रिसेशन, महामंदी का भयानक दौर कहा जाता है। दैट इज रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि तुम एक हाइपर इन्फ्लेशन, एक बैलगाड़ी में पैसा लेके जाओ और वहाँ तुमको एक चाय का प्याला, बोरे में भर भर के पैसा लेके जाओ और तुम एक पेन लेके, पैसे की कोई कीमत ही न रह जाए। इसको कहते हैं हाइपर। समझ में आ गई बात कि नहीं? चीजें नहीं है, पैसा है तुम्हारे पास, क्या कर लो। तो ये बात हो गई। अब आगे की बात देखो, तो महामंदी का दौर भी आ गया है। ये पिक्चर ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। ये देखो, ये मतलब बहुत सारा पैसा होगा और बच्चे खेल रहे हैं नोटों से। ये देखो नोटों की गड्ढियां हैं, बच्चे बरामदे में पड़े हुए नोट, इतने पैसे में इनको एक चाय मिल जाएगी पी ले। ये सब नोट है, ये हाइपर इन्फ्लेशन का खेल है। यानी इसमें क्या होगा कि नकली नोटों की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी होगा बैलगाड़ी में ले जाएंगे एक चाय लेने के लिए, इमेजेस में दिखेगा। सो उसकी कोई भी कीमत नहीं रह जाती। ये देखो बैलगाड़ी में रिक्शे वाला लेके चल रहा, क्या कीमत होता है? कोई कीमत? तो इस तरीके से कुछ भी तुम्हें जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां होंगी उनमें लोग नोट ले जाएंगे कि अभी जा रहे हैं ब्रेड लेके आते हैं। क्या ऐसे ही होगा, खूब सारा पैसा ले जाओगे 10 लोग और वहां से एक ब्रेड, सबके घर में पैसा है, वहाँ पे सब सरकार खुश कर देगी। अच्छा सबको 2-2 करोड़ मिलेगा, उसके खाने पीने का नहीं, नोट 5 करोड़ आज से तो पैसा छापना है सरकार को, लोग संतुष्ट नहीं कर खुश हो जाएंगे। लेकिन जब 5 करोड़ लेके निकलेंगे भूखे ही मरेंगे, सामान ही नहीं बजाने, तुम बेच के करोगे क्या? सरकार पैसा छापती जाती है, सामान नहीं उसके, पैसे से क्या कर लोगे तुम्हारे ना। अब देखो, सो नाउ द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर, गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन। इट वाज फाइनली रिपल्ड बाय फोर्स टू पे कंपेंसेशन, ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ तक कहानी हो गई।
कि वर्सीलिया की वर्साई की संधि हो गई, वर्सलीज की संधि, देखो कहाँ लिखा है, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। सो इन 1929 to 32, in years of depression, डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, महामंदी, महामंदी के दौर, जो कि कब आया था 1929 to 32। बड़े बड़े अमीर लोग भी तख्ती लगा के घूम रहे थे, हम दिन भर काम करेंगे, एक समय का खाना दे दो। सो जर्मनी इकोनॉमी हिट बैडली, इकोनॉमी, वहां की भी इकोनॉमी हिट हुई बैडली। जब उनका जितना डॉलर था उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। और द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कम हो गया, तो क्या लोग बेरोजगार हो गए, रिड्यूस्ड टू 40% तक रह गया, 60% गिर गया। और वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, इसके अलावा क्या हुआ, वर्कर्स, लोगों में भय का माहौल हो गया, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। और फिर ये भी हो गया जॉब्स, देयर वाज फियर एंड एंजाइटी एमंग ऑल, सब में डर और आशंका का माहौल था, फियर एंड एंजाइटी कि आगे क्या होगा, एमंग ऑल ब्लेम, लोग टेक्निकल नहीं थे, ऑल ब्लेम्ड वीमर रिपब्लिक फॉर दिस, जो हुआ उसके लिए उन्होंने किसको जिम्मेदार ठहराया, सो पीपल ब्लेम्ड वीमर रिपब्लिक। और वीमर रिपब्लिक को तो भाई व्यवहार रिपेरेशन देना था, वो और टैक्स बढ़ाई जा रही थी, टैक्स बढ़ा के क्या कर लोगे, लोगों के पास खाने के नहीं है, तो रिपब्लिक फॉर दिस। तो अब ऐसे में उनको किसी सेवियर की जरूरत थी। नो, जर्मन डिफीट तो वर्सलीज ट्रीटी, सो दे वर एनॉयड बाय ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, दे वर, और वो उसमें संधि किसने की थी बताओ, हाँ बोलो, सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई पड़ रहा है, सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। They were annoyed by treaty of वर्सेलीज। चलिए, तो ऐसे समय में क्या हुआ, नाउ दिस बैकग्राउंड so this formed the background for rise of Hitler। इसकी वजह से क्या हुआ, this formed background for rise of Hitler। तो rise of Hitler, ये क्यों बोल रही होगी पता नहीं चल रहा। चलो, हिटलर वो ठिगने करता आदमी था, नाटा। सो ये जो हिटलर था उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर दी। इन नोट करो, इन 1919 एडोल्फ हिटलर joined जर्मन, बात करोगे तो लिख नहीं पाओगे, जर्मन वर्कर्स पार्टी।
और जो बाद में नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, which later on named as नेशनलिस्ट सोशलिस्ट, इसी से नाजी वर्ड आया है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखो नाजी वर्ड एराइज्ड फ्रॉम, लिख लेते हैं, नाजी वर्ड एराइज्ड फ्रॉम नेशनलिस्ट, Nazi, the informal and originally derogatory term for Nationalized, इसी से आ गया। National Socialist, Nazi and all. National Socialist से analogy with Sozi. ये सोजियोलिस्ट बोलते हैं, बात समझ आई? फिर से देखो, Member of the rival Social Democratic Party of Germany. यानी एक डेमोक्रेटिक थी जिसको वीमर रिपब्लिक कह रहे हैं, यहाँ से नाजी आया, नेशनल सोशलिस्ट, NA और ZI, समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसे क्या लिख सकते हैं, नेशनल सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को नाजी। इट इज राइवल ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी होती है और एक नेशनल वीमर रिपब्लिक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी थी। और नाजी, सॉरी, जो नाजी थी वो क्या थी, नाजी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ये बाद में इसका यही नाम हो जाएगा, नेशनल सोजियोलिस्ट। सोशलिस्ट को ये लोग ऐसे बोले, सोशलिस्ट पार्टी। और किसी का नेता कौन था, लीडर हिटलर। और ये मुझे बताइए नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन थी, वीमर रिपब्लिक। तो ये दोनों एंटी हुई कि नहीं, जैसे वहां पर मेंशेविक और बोल्शेविक चल रहा था, नहीं? तो ये वीमर है, कोई नेता नहीं है, ये एक रिपब्लिक है। बोथ वर एंटी ऑफ ईच अदर। ये राइवल ऑफ ईच अदर। अब देखिए, नाजी पार्टी, इसी के नाम पे क्या नाम पड़ गया, नाजी पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, सोशलिस्ट से ले लो बस, नेशनल सोशलिस्ट में NA और सोशलिस्ट को सोजियोलिस्ट बस अपने मन से कर दो। अरे वहाँ पे ऐसे ही बोला था, सब में जेड लगा लगा के बोलते हैं। ये जर्मनी जो भी है ना, सीखोगे तो जेड लगाते हैं सब, अपने नाम ही में जी लगा दिया जर्मनी, नहीं तो सरमनी ना लिखते। बताओ ये कोई जर्मनी नाम है? चलिए, सो नाजी पार्टी कंसीडर्ड जर्मनी सुपीरियर टू ऑल नेशन। इसका कॉन्सेप्ट देखो, ये आता है क्वेश्चन, नाजी पार्टी कंसीडर्ड, दिवा स्वप्न दिखाए, कंसीडर्ड, जबकि जर्मनी सबसे सुपीरियर है, टू ऑल नेशन एंड ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस, जो मतलब मध्य एशिया से आए हुए नीली आंखों वाले आर्यन। हम लोग भी आर्यंस हैं, जो ये वेद और उपनिषद लिखे गए, जो यहाँ आए उन्होंने ध्यान भजन किया और वेद उपनिषद पुराण और महाभारत लिखी, क्योंकि यहाँ की कंदराओं में गुफाओं में। लेकिन जो वहाँ चले गए वो शराब के शौकीन हो गए और उनमें से कुछ हिटलर बन गए। हर एक ही रेस, लेकिन वहाँ, और दोनों का निशान स्वास्तिक ही है। सो सुपीरियर टू ऑल नेशन, यहाँ कुछ गंगा का प्रभाव भी है। सो दैट इज, और उन्होंने क्या माना कि इट एम, तो टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी
इट एम्ड टू एक्सपेंड, वो बढ़ाना चाहता था फिर से, क्योंकि सब तो उसकी छीन ली गई थी। एक्सपेंड इट्स टेरिटरी एंड एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर। उसने बोला हम नहीं मानते, जाओ वारसाई की संधि को, वर्सिलीज की संधि को, हम अपनी शक्तियां बढ़ाएंगे, जिसे जो करना है कर ले। एंड एम टू एक्सपेंड टेरिटरी एंड एक्सपेंशन। एक समय में पूरा विश्व इससे डर गया था, ये तो इंग्लैंड को ये हराने वाला था। एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री पावर, सहयोग से विश्व जीता है, नहीं तो जर्मनी ही जीत रहा था लास्ट तक। एक्सपेंशन ऑफ मिलिटरी पावर। अब जरा देखें, हाउएवर जर्मनी अपनी विचारधारा को बढ़ा नहीं पाया। सो नाजी वर नॉट पॉपुलर अंटिल, शुरू से ही ऐसा चाहता था, लेकिन आप तुम देखो महामंदी के दौर में पॉपुलर हुआ। जब लोग एक मुसीबत में आते हैं तो वो दर दर भटकते हैं कि इन भगवान से मदद ले लें उनसे, तो नाजी अब इनके लिए भगवान बन के आया। उसके पहले नाजी तब भी बोल रहे थे कि हम जर्मनी को अच्छा बना दें, तब किसी ने नहीं सुनी। लेकिन जब भुखमरी आ गई तो इनसे छुटकारा पाएंगे कि नहीं? तो नाजी वर नॉट पॉपुलर। कब तक पॉपुलर नहीं थे कनिष्का मिश्रा? 1990 बहुत कम सुनती हो, सारी पूरी क्लास बता रही, तुम नहीं बता पा रही हो। वर नॉट पॉपुलर अंटिल 1930 तक वो पॉपुलर नहीं। सो नाउ नाजी प्रोपेगेंडा। सो नाउ ग्रेट डिप्रेशन, ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन इन्होंने क्या किया? नाजी स्टार्टेड ये प्रोपेगेंडा। तो नाजी स्टार्टेड, एक तरीका का प्रोपेगेंडा का मतलब झूठ प्रचार। प्रोपेगेंडा, क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया? दैट they can bring a better future to Germans, that they can bring a better future to Germans, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर ला सकते हैं। By 32 नाजी पार्टी became the largest party। शुरू में इनके 2 लोग थे, लेकिन आते आते 30 तक क्या हो गया? By 1932 नाजी became, बाकी बुक में लिखा होगा कि क्या हुआ था, लार्जेस्ट पार्टी। ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई। हिटलर was powerful orator। हिटलर was, orator का क्या मतलब होता है? वक्ता, orator या स्पीकर लिख लो। वो जहां बोल देता था वहीं लोगों में होप स्टिर हो जाती थी। His passion and words moved people. He promised to build a strong nation. Now देखो, मतलब लोग, वो जब बोलेगा तो लोगों में स्पीच ऑफ हिटलर। What if somebody who dass ich die Arbeit habe, dass ich mich in diesen Jahren für mich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gibst du jetzt eine Stimme ab? Wenn ja, dann trink für mich ein, so wie ich für dich ein. समझ रहे? इस तरीके से ये करता था। ये जब भी बोलता था तो जोशीला बहुत था ये।
समझ में आ गया? चलो ना, तो अब तुम्हें पता चला ये कितना पावरफुल ओरेटर था। सो ताशिकोविका फारी ऐसे से कर रहा है। सो दैट इज पावरफुल ओरेटर। ही स्टिल्ड होप अमंग जर्मन्स, लोगों में उसने आशा की किरण जगा। ही स्टिल्ड होप अमंग जर्मन्स। अब देखिए, सो ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। उसने लोगों से क्या वादा किया कि वो लोगों के सम्मान को वापस लाएगा। ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक to bring back dignity of German people. तो अब वो कब चांसलर बना नया बताइए जर्मनी का? On 30 January 1933 Hitler got चांसलरशिप ऑफ जर्मनी। वहां सबसे बड़ी पोस्ट चांसलर की होती है। चांसलरशिप ऑफ जर्मनी में चांसलर सबसे बड़ी पोस्ट है, जैसे आप प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जर्मनी। सो और जैसे ही वो चांसलर बना, ही डिसमेंटल्ड डेमोक्रेटिक रूल। उसने किसको सबसे पहले खत्म कर दिया? सबको हटा दिया, जेल में डाल दिया। ही डिसमेंट आफ्टर दिस मिलिट्री रूल एक तरीके हो गया। आफ्टर दिस ही डिसमेंटल्ड एक तरह से वो नाजी पार्टी का था। मिलिट्री रूल तो नहीं कहेंगे, नेपोलियन का रूल मिलिट्री का है, ये नाजी पार्टी का है। मिलिट्री इसने अपने में मिला ली थी, मतलब मिलिट्री इसी के कहने पर चलती थी। ऐसे इसने जो भी बच्चों को जैसे यंग वॉल्स में रखा, छोटे बच्चे रहेंगे तो इस नाजी ग्रुप में रहेंगे, फिर जब 12 साल से ऊपर होंगे तो इस नाजी में, फिर मिलिट्री में जाएंगे। तो सब अपने नाम पे नाजी के ग्रुप पे, पार्टी के नाम पे इसने मिलिट्री के नाम रख दिए ऐसे, खुद मिलिट्री का नहीं, ठीक है। So he dismantled democratic जो भी स्ट्रक्चर। ओके, अब इसने आगे क्या किया? जब 3 मार्च को इसने, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेबलिंग एक्ट वाज पास। बोलो ये क्या चीज है? हाँ, 3 मार्च 1933, 2 महीने बाद ही, 2 महीने भी क्या समझो, 1 महीने 3 दिन बाद, 1933 फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास। खुद ही इसने पास कर लिया। फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड, जिसके आधार पर विच established Hitler's dictatorship in Germany, जिसने जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर दिया। जैसे किम जोंग उन तानाशाह है नॉर्थ कोरिया का, उसी तरीके से ये ना फेमस इनेबलिंग एक्ट पास हो गया, which established dictatorship of Hitler in Germany। हिटलर की डिक्टेटरशिप आ गई। इसके अलावा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन, ओनली नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड ग्रुप। जैसे कोई स्कूल होता है तो वो क्या होता है, एनसीईआरटी से एफिलिएटेड है, या जो मतलब कोई भी आईसीएससी से एफिलिएटेड, उससे प्रभावित है, उसका सिलेबस उसके हिसाब से चलेगा।
ICSE का फुल फॉर्म देखें। सेकेंडरी एजुकेशन है और सेंट्रल सेकेंडरी, इंडियन सेकेंडरी सेंट्रल एजुकेशन। अब चलो ये चीज हो गया। नाउ ही बैंड ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएटेड पार्टी। एफिलिएटेड का मतलब जो उसका तारीफ कर रहे थे। सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज except Nazi and its affiliated party. Now, once in power, Nazi quickly began to implement. उसने complete control ले लिया economy, media, army and judiciary पर. He had taken, और उसकी कोई खबर बाहर जा ही नहीं पाती थी। He had taken complete control over media, army, judiciary, और किस चीज का? मीडिया में, मीडिया एंड इकोनॉमी, पैसा भी उसके हाथ में। इसके बाद उसने एक्सपेंशन कर दिया मिलिटराइजेशन का। Once in power, Nazi quickly began to implement their dream of creating exclusive racial community of pure Germans. So now Nazi started implementing society of racist. Society रेसिस्ट का क्या मतलब होता है? सिर्फ एक ही प्रजाति, मतलब किसी स्पीसीज के अंदर किसी एक ही वर्ण को हम रहने देंगे। कोई कहे हम तो ब्लॉन्ड हेयर वाले को रहने देंगे जो सुनहरे बाल है, बाकी सबको मारो। और कोई कहते हम तो कंजी आंखों वालों को रहने देंगे जिनकी कांच जैसी आंखें, काली आंखों वालों को जिंदा नहीं रहने। तो रेसिस्ट किसी एक को ही रहने देते हैं। समझ आई बात कि नहीं? सो सोसाइटी दे थिंक that blue-eyed, देख लो जो blue-eyed जर्मन आर्यंस है, इसमें देखो अभी दिखाते हैं। blue-eyed नॉर्डिक आर्यंस ये जर्मन होते हैं। ये देखो इस लड़के की आंखें ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इसकी आंखों में कुछ नीलापन दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा? ब्लू आइड, ये जर्मन है। और नॉर्डिक का मतलब समझ लें, वेयर इज नॉर्डिक रीजन इन एशिया? According to Study.com, the Nordic countries are just to the west of Russia, and they rest over much of Central Europe, north of countries such as Germany, Poland, and the Baltic states. The Nordic countries are Norway, Sweden, Denmark, Finland. Etymology of Nordic. According to Adam Online, of or pertaining to the Scandinavian people or their languages or physical type, 1898, from French Nordique, literally, of or pertaining to the north, from north, north. नॉर्थ का मतलब है, मतलब नॉर्थ में जो रहे, आपने मैप में देखा ना ऊपर का हिस्सा था, तो जो नॉर्डिक आर्यंस का मतलब जो नॉर्थ में रहे वो नॉर्डिक आर्यंस। सो दे थिंक दैट ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस आर बिल्कुल एट अपर स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। उसी समय डार्विनवाद आया था, तो उसमें ये दिखाया गया था डार्विनवाद में कि सीढ़ी में ऊपर में कौन है, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व है वही सीढ़ी में ऊपर में है। तो वो सब लोग जाने अरे ये साइंस की खोज हो गई, तो सीढ़ी में वही ऊपर है जो सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ऊपर कौन है, ये देखो सीढ़ी बनी है नहीं, चार्ल्स डार्विन की।
जो सबसे इवॉल्व है, तो उन्होंने बता दिया कि साइंस से जोड़ दिया कि नॉर्डिक आर्यन सबसे ऊपर है। तो कौन से? ये देखो एक सीढ़ी टाइप बनी है कि नहीं, हम लोग इवॉल्व हुए हैं पुरानी प्रजातियों से, बंदर से, और इस सीढ़ी में सबसे ऊपर उन्होंने किसको रखा? ब्लू आइड नॉर्डिक। ये सीढ़ी दिख रही? हाँ, यही। तो उन्होंने इसमें किसको ऊपर रखा था? समझ में आ गई ना बात? सो लिखो, तो ये जो लैडर ऑफ इवोल्यूशन है उसमें, हाँ मतलब आप ऐसा समझ लो, लैडर भी नहीं, लैडर ऑफ इवोल्यूशन समझते हो नहीं? ये देख लो, ट्री ऑफ इवोल्यूशन। ये According to Khan Academy, a phylogenetic tree is a diagram that represents evolutionary relationships among organisms. Phylogenetic trees are hypotheses, not definitive facts. The pattern of branching in a phylogenetic tree reflects how species or other groups evolved from a series of common ancestors. ठीक है, तो इसमें ये देखने पर ट्री भी ऐसा बना हुआ है, नहीं दिखा रहा कोई बात नहीं, बस ये देखो ट्री टाइप दिख रहा है आपको, इसमें कई शाखाएं उपशाखाएं, तो उसमें सबसे ऊपर नॉर्डिक आर्यंस। ठीक है, हमारे पास ऐसे पेपर है, देखते हैं आप लोग को देंगे, तो थिंक दैट ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस। आर्यंस कहाँ है? एट टॉप ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री, ऐसा उसमें लिखा है आपकी बुक में। ये ट्री ऑफ इवोल्यूशन है, या इसको कह सकते हैं लैडर, क्या बोलेंगे? और इसकी खोज किसने की बताई है? चार्ल्स डार्विन, उसी समय पे की थी। इंग्लैंड के थे, इनको इंग्लैंड की महारानी ने वॉयस पे भेजा था, इनके साथ 4 बड़े नेवी के अफसर गए थे। तो एट टॉप मोस्ट स्ट्रैंड, सबसे ऊंचाई पर कौन है? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड, और इनके नीचे कौन है? इनके नीचे हिप्पी हैं, हिप्पी, रेड इंडियन, अमेरिका के लोग, लाल वाले, और इंडियंस, ठीक है, नीग्रो, और सबसे नीचे ज्यूज हैं। बोले सबसे पहले ज्यूज को मारो। ये धब्बे हैं सोसाइटी में। ज्यूज कौन थे? जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था। वैसे ही सारे ईसाई लोग ज्यूज से खाते थे, घृणा करते थे कि इन्होंने हमारे जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ा दिया। इसने मौका देखा, बोला सबसे पहले इन्हीं जो है 13 लाख लोगों को ख़त्म करो, तो सबको मारना। उसने कहा जो ज्यूज हैं वो टैग लगा के घूमेंगे, अभी दिखाएंगे आपको क्यों वो टैग लगा के घूमना। फिर उनको मार्जिनलाइज कर दिया कि जाओ उधर बनाए वो रेगिस्तान, वहाँ जाके रहो। फिर जब वहाँ वो जाके सब रहने लगे, 1 महीने का समय दिया, फिर उन्होंने कहा अब चलो तुमको डिब्बे में भर भर के कंसंट्रेशन कैंप पे जाएंगे। बोले ये तो कीड़े मकोड़े, इनके ऊपर एक भी 2 रुपए की गोली खर्च करना ठीक नहीं है, ऊपर से जहर फेंक देंगे, इनसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक तारों को छुओ और इससे इनकी मौत हो जाएगी, हमारे मारने के पैसे से हमें बचत हो जाएगी। समझ में आ गई बात की नहीं? और उनको बोला तुमको हम परम धाम पहुंचा रहे, ये तुमको मोक्ष दे रहे। ये कभी वर्ड नहीं किया कि तुमको परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे इसने टेक्निकल वर्ड यूज किए और ज्यूस की मारी चलने लगी। फिर गांधी जी ने लेटर लिखा कि प्रिय मित्र हिटलर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मानवता की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी बुक में वो लेटर भी है। तो ऐसा कुछ नहीं किया, वो सुनने वाला। सुभाष चंद्र बोस इनके पास मिलने गए थे, उनसे मिलने में तो इसने 3 घंटे निकाल दिए। पहले नकली हिटलर को भेजा, वो जान गए आप हिटलर नहीं हो, सही हिटलर को भेजा। तो टॉप मोस्ट स्टैंड एंड जो ज्यूज हैं वो किस पर है बोलो? ज्यूज, जिप्सीज, इंडियंस, ज्यूज, जिप्सीज, इंडियंस और रेड इंडियंस आर एट लोअर स्टैंड्स, लोअर। सो उनको दे हैव नो राइट टू लिव, इसको कहते हैं जीनोसाइड। दे हैव, उनके जीन को ही खत्म कर दो।
नो राइट टू लिव। तो ऐसा ये सोचता था, नॉट अलाउड टू सिट टुगेदर। और मिक्सिंग नहीं करनी है। उसने क्या बोला कि सुपीरियर आयरन रेस है, तो ये बात उसने फैलाई। उसने क्या किया कि देखो फ्रॉम 1933 से 1938 ही पॉपराइज्ड, उसने मजाक बनाया ज्यूस का, ठीक है, और टेरराइज्ड और बोला जो ज्यूस है उनकी नाक पकौड़े जैसी। टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और आइंस्टीन खुद ज्यूस से, कितने महान वैज्ञानिक, बोला निकलते हो कि तुम्हें यहीं गोली मारे। बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा चाहिए, उनको निकाला गया, नहीं तो मार ही देता। उसने कुछ नहीं करा, वो लोग जान गए इनकी जान खतरे में, पीछे लग गए तो निकाल के लेके गए। टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड, ठीक है, एंड सेग्रीगेटेड, और उन्हें कहाँ रख दिया गया, एंड सेग्रीगेटेड ज्यूस इन कंसंट्रेशन कैंप। एक कमरे में बंद कर दिया, छोटा सा झरोखा था। कितनी कहानियां चली हैं कंसंट्रेशन कैंप, मतलब वो बहुत सारे लोगों को रख दिया गया। तो वहां पर बोलिए क्या चल रहा है, पिता सोचता था कि उसके बच्चे को नहीं पता चले कि हम मरने वाले। बोला यहाँ खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है, जब पुलिस आ जाए तो छिप जाना है, जिसको वो नहीं ढूंढ पाएंगे वो बच जाएगा। तो उसने एक बार बोला, वहाँ पुलिस आ गई, बहुत सारे लोग उस डॉर्मेट्री में थे। तो बोला किसको जर्मनी आती है, ज्यूज मतलब जर्मनी में बात करेगा ना पुलिस वाला। तो इसका पिता उठा, बोला मुझे जर्मनी आती है। तो वो जो जर्मन में बोलता जा रहा था, तो वो लोगों को समझाया जा रहा था, हाँ तो यहाँ खेल चल रहा है, जो छुप जाएगा, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। तो उसका बेटा ताली बजा रहा था, वाह मेरे पिता तो सही बोल रहे थे, खेल चल रहा है। फिर थोड़ी देर में जर्मन आए और फिर सब छुपने क्या लगे, उसका लड़का ही छुपता था, और वो सबको पकड़ के ले गए। फिर 7 दिन तक उसका लड़का छिपा रहा। तब तक जो अलाइड फोर्सेस थी, सहयोगी सेनाएं आ गई। तो उन्होंने बोला यहाँ तो एक कंटेनर में लड़का छिपा हुआ है, निकाला। बोला हमारे पिता कह रहे थे कि यहाँ खेल चल रहा है, अभी पिता आए नहीं उस खेल में, उसको तगड़ा इनाम मिलेगा जो जीत जाएगा। तो समझे कि पिता ने कैसे अपने लड़के को बचाया। और वहाँ पर एक एनी फ्रेंच की भी कहानी सुनी होगी, 13 साल की लड़की जो फैक्ट्री में ऊपर के खंड में रहती थी। तो वो लोग रात को सब काम कर लेते थे जब फैक्ट्री वर्कर नहीं थे, और दिन में जहाँ बैठे हैं पूरे की पैर की एक भी कदम की आवाज़ आ गई ना, तो ये लोग खुफिया कमरे में छुपे थे, जबकि वो ज्यूस के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन अंत में वहाँ की मालकिन ने ये जानकारी नाजीज को दे दी, और उसके पिता अरबपति थे और वो उसका नौकर था, उसी के नौकर के वाइफ ने दे दी जानकारी। तो सबको ले गए, एंड फ्रेंच भी गए, उसकी बेटी भी गई, सबको ले गए। बेटी को और कहीं रखा गया, इसको ही। उनको ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता था फेंक के रोज़, तो उसको ब्रेड का टुकड़ा मिला। वो उसकी बहन भी बीमार थी, फिर उससे कोई ब्रेड का टुकड़ा छीन के ले गया, उसको अब अगले दिन ब्रेड का टुकड़ा मिलना था। तभी अगले दिन उसको वादा किया उस फ्रेंच की तरफ आने कि मुझे जो ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा मैं तुम्हारी तरफ फेंक दूँगी। तब तक उसकी बहन भी मर जाती है, फिर एन फ्रेंच भी मर जाती है, और उसका पिता तब तक आज़ाद हो जाता है। और वो कमरा आज भी देखने जाते हैं जर्मनी में, जब भी लोग जाते हैं। वो डायरी एन फ्रेंच। समझ में आ गई बात? इतना ही रखो आज के लिए। थोड़ा थोड़ा तो नाजिज़म समझ में आया।